दोस्तों नमस्कार। आज से हम इस बुक के पहले पार्ट पे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और पहला पार्ट है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज यानी कि प्रौद्योगिकीय चुनौती। तो ये प्रौद्योगिकीय चुनौती के बारे में बात करेगा और बता रहा है कि उदारवादी किस्सा में हमारी आस्था खोती जा रही है, उससे हमारा मोह भंग हो रहा है। उदारवाद का पिछले 2-3 दशकों में भूमंडल की राजनीति पे बोलबाला रहा है ना। क्योंकि 1990 में साम्यवाद है वो धराशायी हो गया था और उसके बाद से उदारवाद ही एकमात्र सहारा था। लेकिन अब इससे मोह भंग हो रहा है, ये हम पहले चैप्टर में इसमें डिस्कशन करेंगे डिटेल में। और ये बता रहा है कि बायोटेक और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक तरह से विलय हो रहा है, जो आपस में ये मिलके हमारे सामने एक बड़ी चुनौतियां पेश करेगी, जो मानव जाति ने अभी तक जिनका सामना नहीं किया। वो चुनौतियां हमारे एम्प्लॉयमेंट पे होगी, जो हम दूसरे चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। वो हमारी फ्रीडम पे भी होगी, लिबर्टी पे भी होगी, जो हम तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और वो इक्वेलिटी के सामने भी चुनौती पेश करेगी कि कैसे ये मानव जाति को एक तरह से दो भागों में बांट देगी और असमानता फिर से स्थायी रूप धारण कर सकती है। तो ये सारी चीजें इस पहले पार्ट में कवर होने वाली है। तो इसका पहला चैप्टर है वो उदारवाद से मोह भंग के बारे में है, डिसइल्यूजनमेंट के बारे में है। 1990 में जब उदारवाद विजयी रहा और साम्यवाद वाला किस्सा धराशायी हो गया, सोवियत रूस का विघटन हो गया, तो उसे एंड ऑफ हिस्ट्री कहा गया। लेकिन हरारी बोल रहे हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री पोस्टपोन्ड हो चुका है ना। इतिहास का अंत अभी आया नहीं है, इतिहास का अंत अभी स्थगित हो गया है, क्योंकि उदारवाद के सामने अब और नई चुनौतियां आ रही है, जिससे उदारवाद को निपटना पड़ेगा, अपने आप को फिर से नए तरीके में ढालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि मानव का सोचने का पैटर्न कैसा है, और फिर हम डिस्कशन करेंगे कि उदारवाद क्या है ना, और उदारवाद के सामने अभी तक क्या क्या चुनौतियां आई और उन चुनौतियों पर इसने कैसे विजय प्राप्त की। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि उदारवाद की क्या क्या लिमिटेशंस है और इसकी क्या क्या सफलताएं रही, इसने मानव जाति को क्या क्या चीजों से नवाजा, क्या क्या इसने मानव जाति को प्रदान किया। और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कि वर्तमान में इसके सामने क्या चुनौतियां आ रही है, क्यों हमारा इससे मोह भंग हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है वो इसके सामने अभी वर्तमान में क्या है। इस तरह से इस चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है इसका और इसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मानव के सोचने के ढंग पे। तो हरारी बोलते हैं कि मानव स्टैटिस्टिक्स या फिर सांख्यिकी या आंकड़ों में नहीं सोचते, वो किस्से और कहानियों में सोचते हैं, है ना। मानव किस्से, फिक्शन और स्टोरीज पर विश्वास करता है। जब वो उन पर विश्वास करता है तो वो एकजुट होते हैं, और जब वो एकजुट होते हैं तो वो उनकी शक्ति काफी बढ़ जाती है। तो जो भी विचारधाराएं हो, अलग अलग धर्म हो, अलग राष्ट्र का जो संकल्पना है, वो भी एक तरह से फिक्शन है, स्टोरीज है। तो हरारी बोल रहे हैं कि 20वीं सदी में कुल 3 एक तरह से भव्य किस्से थे जिनका आपस में टकराव हुआ, है ना। 3 ऐसे फिक्शन थे, 3 ऐसी विचारधाराएं थी। कौन कौन सी थी वो? एक फांसीवाद था, दूसरा साम्यवादी विचारधारा और तीसरा उदारवादी विचारधारा। तो 20वीं सदी इन तीनों के आपस में टकराव का एक दौर था, जिसमें आखिरकार उदारवाद विजयी रहा 1990 में। तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है। अगर फासिज्म की बात करें तो फासीवाद एक तरह से बताता है कि हिस्ट्री है, इतिहास है, वो संघर्ष का है ना। अलग अलग समुदायों के बीच में संघर्ष ही इतिहास है, और उस संघर्ष में जो समुदाय विजयी रहेगा उस समुदाय का आखिर में प्रभुत्व स्थापित होगा, है ना। यानी कि जैसे हिटलर ने आर्य नस्ल की एक तरह से शुद्धता का सिद्धांत दिया और कहा कि ये आर्य नस्ल ही पूरी दुनिया पर राज करेगी, तो उस तरह से अलग अलग समुदायों के संघर्ष को ये परिभाषित करता है इतिहास के तौर पे। और जैसे डार्विन का जो सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी कहीं ना कहीं उसी को मानता है कि अलग अलग समुदाय आपस में संघर्ष करेंगे और जो सबसे फिट होगा, जो सबसे शक्तिशाली होगा, आखिर में वो ही बचेगा और उसी का ही पूरी दुनिया पे राज होगा। तो ये किस्सा हिटलर, मुसोलिनी आदि के टाइम पे चला था और इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हरा दिया गया, और 1945 में ये किस्सा फासीवादी फिक्शन या विचारधारा समाप्त हो गई। तो उदारवाद ने इस चुनौती से इस तरह से यहाँ पे निपटा।
अब दूसरी जो विचारधारा थी जो 20वीं सदी में भी जारी रही और जिसका प्रभाव अभी तक भी है परोक्ष रूप से, तो ये कहती है कि इतिहास है वो क्लास स्ट्रगल है, यानी कि वर्गों के बीच का संघर्ष ही इतिहास है ना। इतिहास की व्याख्या ये वर्गों के बीच का संघर्ष बताती है, कभी स्वामी और दासों के बीच का संघर्ष, कभी सामंत और किसानों के बीच का संघर्ष, कभी पूंजीपति और मजदूरों के बीच का संघर्ष। तो इतिहास है वो वर्गों के बीच का संघर्ष है। और ये आखिर में क्या कहती है कि आखिर में एक साम्यवाद आ जाएगा और उस साम्यवाद में एक तरह से पूर्ण समानता सुनिश्चित होगी। इस मुख्य लक्ष्य है कि स्वतंत्रता की कीमत पर समानता को सुनिश्चित करना। ये समानता को एक तरह से एंड गोल रखता है, बेशक उसके लिए आपकी स्वतंत्रता को ही खत्म क्यों ना कर दिया जाए। तो ये साम्यवादी किस्सा था। और तीसरा जो विचारधारा है जो 20वीं सदी में रही वो थी उदारवाद। उदारवाद बोलता है कि इतिहास क्या है, ये इतिहास की व्याख्या करता है कि इतिहास है आजादी और अत्याचार के बीच संघर्ष, है ना। आजादी और एक तरह से तानाशाही या फिर जो आजादी को कंट्रोल करने वाला समूह है उनके बीच का संघर्ष है। और आखिर में ये सभी के लिए स्वतंत्रता की बात करता है ना। ये 3 फंडामेंटल राइट की बात करता है कि जैसे जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो इस तरह से ये स्वतंत्रता पे अत्यधिक बल देता है, मानव को केंद्र में रखता है। हम इसको आगे थोड़ा सा और डिटेल में भी समझेंगे कि उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, व्यक्तिगत क्षेत्र में क्या है। तो इस तरह से ये इतिहास की व्याख्या करता है और ये स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देता है, जबकि साम्यवाद है वो समानता को सबसे ऊपर रखता है। और फांसीवाद है वो तो एक ही नस्ल एक ही समुदाय की विजय की बात करता है और ये राष्ट्रवाद को काफी ऊपर महत्व देता है। तो ये 3 किस्से थे, इनके बीच में आपस में संघर्ष हुआ 1900 से लेके 1990 तक, है ना। और 20वीं सदी इनके बीच में संघर्ष रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फांसीवादी किस्सा समाप्त हो गया, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर, मुसोलिनी इनको हरा दिया गया और फांसीवाद समाप्त हुआ। और 1940 से लेके 1989 तक का जो टाइम था वो साम्यवाद और उदारवाद के बीच की एक तरह से जंग थी। पूरी दुनिया इनके बीच का बैटल ग्राउंड बना हुआ था, है ना। कुछ देश है वो यूएसए के पक्ष में थे और कुछ देश है वो यूएसएसआर के पक्ष में थे। तो साम्यवाद और उदारवाद के बीच में ये संघर्ष चला और एक टाइम ऐसा आ रहा था कि जब ये लग रहा था कि अब साम्यवाद है वो ही पूरी दुनिया पे राज करेगा। लेकिन आखिरकार 1990 में उदारवाद विजयी रहा और साम्यवाद का भी यहाँ पे अंत हो गया। यूएसएसआर का विघटन हो गया, जर्मनी की दीवार गिर गई और इसे ही एंड ऑफ हिस्ट्री कहा गया, यानी कि इतिहास का अंत। अब उदारवादी किस्सा ही पूरी दुनिया पे एक तरह से राज करने वाला था, पूरे भूमंडल की राजनीति को, अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करने वाला था। जब उदारवादी किस्सा विजयी रहा और साम्यवाद का अंत हुआ, इतिहास का अंत हुआ, तो ये कहा गया कि एक तरह से वादा किया गया कि सभी के ह्यूमन राइट की रक्षा होगी, हर एक व्यक्ति को वोटिंग का राइट मिलेगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी और ग्लोबलाइजेशन होगा। पूरी दुनिया में व्यक्तियों, विचारों और वस्तुओं की फ्री मूवमेंट होगी। ये एक तरह से प्रॉमिस किया गया और इन सारी चीजों से समृद्धि ही समृद्धि होगी, है ना। फ्री मार्केट होगी तो उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी, ह्यूमन राइट होंगे तो उससे फ्रीडम की रक्षा होगी और व्यक्ति को वोटिंग राइट होगा तो लोकतंत्र आएगा, ग्लोबलाइजेशन आएगा तो सभी की समृद्धि आएगी उससे। तो यहाँ पर प्रोस्पेरिटी ही प्रोस्पेरिटी होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उदारवाद ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई और जैसे ही वैश्विक आर्थिक मंदी आई 2008 में, तो इससे मोहभंग होना शुरू हो गया, है ना। और फिर इसके बाद चौथी औद्योगिक क्रांति आ रही है, उससे भी उदारवाद के सामने कई चुनौतियां आ रही है जो हम आगे देखेंगे। तो अब अगर हम उदारवाद के बारे में समझे कि उदारवाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखें तो उदारवाद व्यक्ति को केंद्र में रखता है ना। ये व्यक्ति को केंद्र में रख के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति कैसी होनी चाहिए उसको डिसाइड करता है और ये कहता है कि व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जैसे जॉन लोक ने बोला था
कि ये 3 अधिकार मानव को प्रकृति ने प्रदान किए हैं, इसको ना समाज छीन सकता है, ना राज्य छीन सकता है, ना कोई और सत्ता इसको छीन सकती है। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक तरह से सर्वोच्च आदर्श मानता है। जैसे यूएसए में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो लिबर्टी का वो स्टैच्यू ये दिखाता है कि यूएसए का जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल वैल्यू है, वो यूएसए की फ्रीडम है, लिबर्टी है ना। फ्रीडम भी थोड़ा सकारात्मक सेंटेंस में एक तरह से उसमें होता है, लेकिन लिबर्टी है वो काफी नकारात्मक स्वतंत्रता है ना, कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसी का ही एक तरह से सिंबल है। अगर हम देखें कि व्यक्तिगत क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद किसकी बात करता है, तो उदारवाद जैसे आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो उदारवाद बोलता है कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे मुक्त बाजार होना चाहिए, है ना, फ्री मार्केट होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, यानी कि राज्य का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और कर है वो कम से कम होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था में कोई प्रभाव, गलत प्रभाव ना पड़े। मतलब कर उतने ही ले सरकार जितनी की वो सेवाएं प्रदान कर रही है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है ना, देश की सुरक्षा करनी है, तो उन चीजों के ऊपर कर लगाए, ना कि ऐसे कर लगाए जिससे कि वो अमीरों से पैसा वसूल करके गरीबों को बांटे। तो इस तरह के कर नहीं होने चाहिए, कर उतने ही होने चाहिए जितने जरूरी है। राजनीतिक क्षेत्र में ये लोकतंत्र की बात करता है और ये स्वतंत्र चुनाव की बात करता है, और कानून का शासन, यानी कि शासन है वो कानून का होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति का या फिर किसी ग्रुप का। और ये अल्पसंख्यकों के अधिकार का, यानी कि माइनॉरिटी राइट की भी बात करता है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आर्थिक क्षेत्र में ये मुक्त व्यापार की बात करेगा, है ना, फ्री ट्रेड की बात करेगा, एक तरह से इंटीग्रेशन की बात करेगा कि सारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए, और ग्लोबलाइजेशन आना चाहिए। और विदेश व्यापार करते समय जो सीमा शुल्क लगते हैं, या फिर अलग अलग देश जो अलग अलग टैक्स लगाते हैं, वो टैक्स बहुत ही कम होने चाहिए। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो ये शांतिपूर्ण रिश्तों की बात करता है। अलग अलग देशों के बीच में उदारवाद बोलता है कि रिश्ते शांतिपूर्ण होने चाहिए, तभी तो मुक्त व्यापार होगा, तभी तो अर्थव्यवस्थाएं एकीकृत होगी, तभी तो विचार, व्यापार और एक तरह से चीजों का आपस में, वस्तुओं का आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा ना। ये मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संगठनों का पालन करने की बात करता है। ये यूनाइटेड नेशन को बढ़ावा देने और इंटरनेशनल कानून का पालन करने को बोलता है ना। अगर व्यक्तिगत क्षेत्र में आए तो ये राष्ट्रीय स्तर पे चुनने की आजादी की बात करता है, राइट टू चूज, और व्यक्तिवाद, है ना, इंडिविजुअलिज्म का ये काफी सपोर्टर है, क्योंकि उदारवाद व्यक्ति को ही केंद्र में रखता है, उसकी स्वतंत्रता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये विविधता की बात करता है कि विचारों में विविधता होनी चाहिए, है ना, जीवन शैली में विविधता होनी चाहिए, और लैंगिक आधार पर समानता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने व्यक्ति को केंद्र में रखा और उसकी स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल्य माना, तो वहां पे फिर स्त्री की भी उतनी ही स्वतंत्रता होगी जितनी की पुरुष की है। तो स्त्री को भी बराबर अधिकार मिलेंगे, बराबर स्वतंत्रताएं मिलेगी, और समानता इसलिए सुनिश्चित होगी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ये व्यक्तिगत आवाजाही की बात करेगा, है ना, दूसरे मुल्क में बसने की सहूलियत होनी चाहिए, कि एक व्यक्ति कहीं भी दुनिया में बस सकता है ना, विचारों का, व्यापार, वस्तुओं का आवागमन होना चाहिए, व्यक्तियों का भी आवागमन होना चाहिए। तो ये जो 6 घटक हैं इसके, है ना, 3 ये घटक और 3 घटक ये 6 के 6 घटक आपस में पूरक है ना। आप इसको ऐसा नहीं चुन सकते कि आपने सिर्फ ये चुन लिया, ये चुन लिया और बाकी ये वाले छोड़ दिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो पूरा उदारवाद ही एक तरह से धराशायी होगा, क्योंकि आपस में ये पूरक है। आप एक को चुनेंगे तो दूसरा भी आपको चुनना पड़ेगा, या आप एक को छोड़ते हैं तो दूसरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप मुक्त बाजार की बात कर रहे हैं, फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं, तो आपको अपने राष्ट्र में मुक्त चुनाव भी करवाने पड़ेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, है ना। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। अगर मुक्त चुनाव नहीं हो रहे तो वहां पे एक ऐसी तानाशाही वाली सरकार आ जाएगी जिसके हाथ में सारी सत्ता है, तो वो अपने सत्ता के जो वफादारों को ही संपत्ति और संसाधन बांटेगी, उनको टैक्स फ्री
चीजें प्रोवाइड करेगी, चाहे वो जमीन हो, है ना, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो। तो इसलिए मुक्त बाजार रहे, फ्री मार्केट रहे, इसके लिए जरूरी है कि मुक्त चुनाव होने चाहिए, है ना। इसी तरह से अगर आप लैंगिक आधार पर स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित नहीं करते तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें भी लागू नहीं होगी। अगर आप ये नहीं कर रहे हो कि लैंगिक आधार पर आपने समानता और स्वतंत्रता नहीं दी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, है ना, बहुपक्षीय सहयोग, ये चीजें संभव नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अगर आपकी राष्ट्रीय राजनीति पितृसत्ता पैट्रियार्की के मूल्यों से संचालित है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में वो पैट्रियार्की के मूल्यों वाले लोग ही सत्ता में बैठे होंगे, और पैट्रियार्की वायलेंस को, डोमिनेंस को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। वो वायलेंस को जब बढ़ावा देगी तो ऐसे लोग जब सत्ता में होंगे सभी देशों में, तो वो शांतिपूर्ण रिश्तों की बात ना करके एक दूसरे देश पर डोमिनेंस स्थापित करने का, वायलेंस का सहारा लेने का और युद्ध को बढ़ावा देने में वो कतराएंगे नहीं। तो इसलिए ये 6 के 6 घटक आपस में जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट आप स्त्री सशक्तिकरण की जरूरतों पे भी आप लिख सकते हो कि क्यों हमें लैंगिक समानता, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की जरूरत है, क्यों हमें पैट्रियार्की को समाप्त करने की जरूरत है। इसका एक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है ना। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें देख रहे हैं कि उदारवाद के ये 6 के 6 घटक आपस में पूरक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपनी सुविधा के अनुसार एक को चुन लिया और दूसरे को छोड़ दिया। अगर आप इस तरह से करोगे तो उदारवादी किस्सा धराशायी हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि उदारवाद की इससे पहले क्या क्या उपलब्धियां रही, है ना। इसकी उपलब्धियों की अगर बात करें तो उपलब्धियां यानी कि उदारवाद ने मानव जाति को क्या क्या चीजें उपलब्ध करवाई, है ना, क्या क्या उसे नई अच्छी चीजें दी। तो उसमें बात करें तो उदारवाद के एक तरह से दौर में, खास करके 1990 के बाद में, मानव जाति ने जितनी समृद्धि और शांति का अनुभव किया ना, जैसे 1990 के बाद भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, तो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कई गुना बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ गया, है ना, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व भी बढ़ गया। तो इससे समृद्धि और शांति बढ़ी, है ना, क्योंकि सरकार की टैक्स एक तरह से लगाने की क्षमता बढ़ी, सरकार का एक तरह से रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा, तो उसने लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी करने में भी ज्यादा खर्च करना शुरू किया। तो उदारवाद के कारण ही शांति और समृद्धि आई है ना। इसके अंदर मानव जाति ने अब तक की सबसे ज्यादा ना शांति भी आई, क्योंकि उदारवाद युद्धों को बढ़ावा नहीं देता। उदारवाद एक तरह से सबकी शांति और सबके स्वतंत्रता की बात करता है ना। उदारवाद ने क्या किया कि जो व्यक्ति जिस टेक्नोलॉजी को बनाएगा, इनोवेशन करेगा, है ना, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये सम्मान करता है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बढ़ावा देके ये ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को एक तरह से विकसित करने में, और अर्थव्यवस्था में जैसे फ्री मार्केट होती है, तो फ्री मार्केट एक तरह से कंपटीशन को बढ़ावा देगी, और वो कंपटीशन से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, है ना। तो ये पेटेंट देता है, कॉपीराइट का एक तरह से सम्मान करता है। तो उसकी वजह से जो नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी ने नए नए इलाज ढूंढे, संक्रामक जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनके नए इलाज ढूंढे। तो आज हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ही कम लोगों की जान लेती है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें 1918 के आसपास जब जो एक तरह से प्लेग आई थी, है ना, यूरोप के अंदर, और पूरी दुनिया में वो फैली थी, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उसकी वजह से जितनी डेथ हुई थी, है ना, या फिर हम और भी पीछे जाएं तो 16वीं सदी में यूरोप में जो एक तरह से प्लेग आई थी, उस प्लेग ने यूरोप की लगभग आधी आबादी को समाप्त कर दिया। लेकिन अभी जो 2019 में जो कोविड-19 आई, तो कोविड-19 का जल्दी से हमने वैक्सीन बना ली, है ना, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी वजह से सहयोग हुआ। तो कोविड-19 की वजह से उतनी ज्यादा डेथ नहीं हुई, है ना। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, उदारवाद ने जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, उसकी वजह से हम एक तरह से हेल्थ में भी काफी अच्छा कर रहे हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा उदारवाद ने क्या किया कि एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाया। तो उस प्रोडक्शन के बढ़ने के कारण आज अकाल उतनी लोगों की जान नहीं लेता जितनी की मोटापा लेता है ना। ये भी एक समृद्धि का स्तर है कि अब अकाल से बहुत कम लोग मरते हैं,
मोटापे से ज्यादा मरते हैं, यानी कि कम खाने की वजह से नहीं मरते बल्कि वो ज्यादा खाने की वजह से मरते हैं, है ना। उदारवाद ने शांति को बढ़ावा दिया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सहयोग को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। तो अब क्या है कि वायलेंस समाज के स्तर पे हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो, तो हिंसा आज कम लोगों की जान लेती है और दुर्घटनाएं, चाहे रोड दुर्घटना हो, है ना, रेल दुर्घटना हो, परिवहन की दुर्घटनाएं आज ज्यादा लोगों की जान लेती है। हम इन उपलब्धियों के लिए उदारवाद को श्रेय दे सकते हैं, है ना, उसको क्रेडिट दे सकते हैं कि इसकी वजह से शांति आई, समृद्धि आई, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो हेल्थ के सेक्टर में काफी बड़ा चेंज आया, है ना, और अब अकाल जैसी समस्याएं अब नहीं आती, एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी आई, प्रोडक्शन बढ़ा, और वायलेंस को भी इसने कम किया। आज वायलेंस से कम लोग मरते हैं और दुर्घटनाओं में ज्यादा लोग मरते हैं, है ना। यही उदारवाद का एक तरह से एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे आप जैसे ये उदाहरण देख सकते हो कि जैसे मिडल ईस्ट में अरब स्प्रिंग आई, तो अरब स्प्रिंग के कारण एक तरह से अलग अलग ग्रह युद्धों का दौर छिड़ गया मध्य पूर्व में, यानी कि मिडल ईस्ट में, यानी कि पश्चिमी एशिया में काफी सारे संघर्ष शुरू हो गए ना। आईएसआईएस का उदय हुआ, तो उसकी वजह से जो माइग्रेशन हुआ, है ना, माइग्रेशन में जो माइग्रेंट थे, प्रवासी थे, वो सऊदी अरेबिया नहीं गए, जबकि सऊदी अरेबिया भी इस्लाम धर्म का पालन करता है, वो माइग्रेंट भी इस्लाम धर्म से ही संबंधित है, और सऊदी अरेबिया विशाल देश है ना, तो उन्होंने उसको चुनने की बजाय सऊदी अरेबिया, क्योंकि राजतंत्र है वहां पे, स्वतंत्रता का मूल्य नहीं है, तो उन्होंने सऊदी अरेबिया को चुनने की बजाय उदार जर्मनी को चुना, है ना। आज जर्मनी उदारवाद का एक तरह से लीडर है पूरे वर्ल्ड में, तो उन्होंने उदारवाद पे अपना भरोसा जताया और जर्मनी को उन्होंने चुना, है ना, तो सारे माइग्रेंट जर्मनी की तरफ गए। ये भी एक उदारवाद की काफी बड़ी उपलब्धि है। ये आज की हमारी डिस्कशन थी, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो अब हम अगले पार्ट में इसमें डिस्कशन करेंगे कि उदारवाद की क्या क्या कमियां रही इसके सामने और क्या चुनौतियां आई, उन चुनौतियों से ये कैसे निपट, तरह से इसमें क्या चीज थी कि ये फांसीवाद को हरा पाया और साम्यवाद को भी ये पराजित कर पाया। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके सामने वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां आ रही है, नई औद्योगिक क्रांति से, या फिर चौथी औद्योगिक क्रांति से क्या इसके सामने चुनौतियां आ रही है, वो भी हम आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको पीडीएफ इसकी इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।